नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, शादी सभी को करनी है और शादी सभी करना चाहते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लेकिन कहीं न कहीं मन में आज के जो समय है, जो उस समय को देखते हुए बहुत लोगों के मन में ऐसा डर, ऐसा शक, ऐसा भय है मन में कि सर पता ना हम आज शादी कर लें, कल को हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ़, हमारे बेटे की लाइफ़ या हमारी बेटी की लाइफ़ खराब ना हो जाए। तो हम इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करें? क्योंकि शादी करना ये तो एक परंपरा है जो हमें करनी ही होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को करनी ही है, आज ना तो कल करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ आपको सतर्क होना ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो समय है वो पता नहीं किस तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि लड़की ठीक होगी या लड़का खराब होगा, लड़की खराब होगी, लड़का ठीक होगा। तो दोनों में से कहीं न कहीं अगर एक भी डिसबैलेंस हुआ व्यक्ति, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं और फिर ये चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि कोर्ट, कचहरी, थाने और जीवन यूँ ही बीतता चला जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए रोकने के लिए मैंने एक एक जो स्टडी की है वो मैंने सोचना बताना चाहूँगा आपके लिए। क्योंकि ज़्यादातर अभी तक जो रेशियो है वो ये है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के द्वारा केसेस, फ़ॉल्स केसेस जो है दर्ज कराए जा रहे हैं। चाहे वो 498 का हो, मेंटेनेंस का हो या फिर डीवी का हो, किसी प्रकार से हो, महिलाओं के द्वारा बहुत ही ज़्यादा तादाद में मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। जिस दौरान जो है वो पति पक्ष बहुत ज़्यादा पीड़ित है और उसमें एक ही व्यक्ति नहीं है, उसमें महिलाएँ भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहू है, पत्नी है, वो अपने मायके से ससुराल आई, तो सिर्फ़ वही एक महिला है। उस घर में, जिस घर में वो रही, चाहे वो ननद हो, सास हो, भाभी हो या कोई और भी सज्जन हो, उसका भी नाम उस 498 के केस में या मेंटेनेंस के केस में या डीवी के केस में लगा दिया जाता है, जिसका कोई भी उसका लेना-देना नहीं है। इस बात को देखते हुए जो है वो काफ़ी, मतलब एक महिला हो समझ सकते हैं आप कि कितना प्रताड़ना, कितना परेशानी झेलती है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई गल दूर-दूर तक कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन फिर भी उसका नाम उसमें दे दिया जाता है। बहरहाल ये चीज़ें बात की बात है, लेकिन आज मैं आपको जो टॉपिक बताना चाह रहा हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर शादी करें, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, जिनमें से 5 बातें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आप इन बातों को समझते हैं और अपने दिमाग में रखते हैं, ध्यान से रखते हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में आपके ऊपर किसी प्रकार का मेंटेनेंस, डीवी या 498 ए जैसे कोई भी मुकदमा आपके ऊपर दर्ज ना हो। क्योंकि आपने कहीं न कहीं वो सावधानी बरती है जो हर पति या पत्नी को, दोनों को समझनी चाहिए, बरतनी चाहिए। अगर आप बरतते हैं तो बहुत ही आसानी से आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस भी नहीं हो पाएगा और आप बहुत ही आसानी से इस केस से परेशानी से बाहर निकल जाएँगे। तो मैं आज बिना किसी देरी के सीधे-सीधे बात करते हैं कि आपको किन-किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले, आप शादी करने जाते हैं, मैं ये बातें दोनों के लिए बताता हूँ, पति या पत्नी के लिए, किसी एक पर लागू नहीं है, दोनों के लिए हैं। पति या पत्नी के लिए, जो क्योंकि पत्नी को उस घर में रहना होता है, तो पत्नी को ज़्यादा समझना चाहिए कि मुझे ये बातें समझनी चाहिए। और पति को अपने घर में पत्नी को लेकर आना है, तो आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर चीज़ें बिगड़ी, तो मुकदमा भाई साहब आप ही के ऊपर होना है। आप पत्नी के ऊपर नहीं कर पाएँगे, लेकिन पत्नी आपके ऊपर ज़रूर कर देगी। तो उन सब चीज़ों को आपको समझना है कि मुझे किन-किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो नंबर 1, अगर आप अपने लिए वधू यानी कि पत्नी ढूँढ रहे हैं या फिर आपका रिश्ता हो रहा है या फिर होने वाला है, सब कुछ चीज़ चल रही हैं, तो सबसे पहले उस घर में आप ये देखें कि उस घर में प्रधान कौन है? प्रधान समझते हैं? प्रधान का मतलब कि उस घर में चल किसकी रही है? महिला की या फिर पुरुष की? अगर उस घर में, जिस घर में आप अपना रिश्ता कर रहे हैं, पत्नी ढूँढ रहे हैं, उस घर से आपका रिश्ता हो रहा है, अगर उस घर में महिला प्रधान है, यानी कि पत्नी, लड़की महिला की चल रही है, उस घर में जो निर्णय लेने का जो अधिकार है वो सिर्फ़ महिलाओं को है, तो आप इस बात से बिल्कुल बेफ़िक्र रहें कि भविष्य में आपके घर में ही वो लड़की, जो लड़की आज इस घर में जा रही है, वो आपके घर में भी प्रधान ही बनेगी। यानी कि आपके घर में वो महिला अपनी ही चलाएगी, तभी आपका घर चल पाएगा। अगर आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तो रोज़ कलेश, लड़ाई-झगड़ा और वो झगड़ा अंततः कोर्ट तक पहुँचता है, लास्ट तक। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर आपके घर, उस घर में पुरुष प्रधान नहीं है, महिला प्रधान है, तो आप उस घर से रिश्ता ना जोड़ें, क्योंकि अगर आप जोड़ेंगे तो आप ये समझिए कि पहले मुझे उस घर में, उस घर के अनुसार अपना घर बनाना पड़ेगा, यानी कि महिला की चलनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप अपना घर बसा सकते हैं, चला सकते हैं, अगर आप इस चीज़ के लिए सहमत हैं तो। दूसरी पॉइंट, अगर आप उस घर से रिश्ता जोड़ रहे हैं, मतलब जिस घर से आपने आपने बताया, मैंने समझा आपको कि पुरुष प्रधान नहीं है, महिला प्रधान है। तो दूसरा, अगर आप उस घर में पढ़ी-लिखी बहू ढूँढ रहे हैं, पढ़ी-लिखी का मतलब कि संस्कार, पढ़े-लिखे मतलब यही होता है कि महिला संस्कारी होगी।
आप उस घर में संस्कार भी देखिए कि उस घर में संस्कार हैं कि नहीं हैं। क्योंकि संस्कार भी एक अलग का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि आप आजकल की जो किताबें हैं, कोर्स की है, हाई स्कूल, इंटर और बीए, एमबीए सब कुछ पास कर लिया और परिवार चलाना फेल हो गए। तो आप ऐसा मत समझिए कि पढ़ी लिखी पत्नी है तो आपकी बहुत ही ज़्यादा सभ्यतादार होगी, उसके अंदर संस्कार होंगे, नहीं। उनको भी आपको टेस्ट करना है कि संस्कार उसके अंदर हैं कि नहीं है। कॉमनली अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लड़का जब जाता है शादी के लिए या फिर लड़की जाती है तो ये देख पूछते हैं सवाल, आप कितना पढ़े लिखे हैं, खाना बना लेते हैं, क्या करते हैं? अरे भाई साहब, कितनी क्वालिफिकेशन है? ये सब कुछ आपके काम आने वाली नहीं है। आपके अगर आपके जीवन को, आपको परिवार को अगर कोई अनपढ़ लड़की मिल जाती है और वो संस्कारी है और आपके घर को चला देती है, तो मैं कहता हूँ आप ये जीवन पूरा तर गए। और अगर आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है और आपकी नाक में उसने दम कर दिया और आप पढ़े लिखे सब भूल गए, डिग्री-विग्री बाद की, बस ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा जीवन कट जाए, तो मैं कहता हूँ आपका पूरा जीवन नरकमय हो गया। तो ये आपको समझना है कि आपके द्वारा जिस घर में रिश्ता जोड़ा जा रहा है, क्या वो घर संस्कारी है या फिर नहीं है? संस्कारी नहीं है या फिर सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई के ऊपर आप कर रहे हैं या फिर जॉब के ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कल को जॉब लेकर अपने घर आ जाएगी मायके वो और आपको छोड़ जाएगी बाबा जी के ठुल्लू। बहरहाल बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। नंबर 1 मैंने बताया आपके लिए, दूसरा बता दिया। अब बात करते हैं नंबर तीसरे की। अगर आप शादी करते हैं और शादी के दौरान आपके बीच में कोई समझौता होता है कि दान-दहेज का, भाई इतना लेंगे, उतना देंगे, इतना देंगे, या फिर आप दहेज के खिलाफ हैं। मैं तो कहता हूँ आप दहेज के खिलाफ रहिए कि ना दहेज लीजिए, ना दहेज दीजिए, कोई भी दान देना है। लेकिन फिर भी अगर बातें आती हैं, क्योंकि सामाजिक रीत है ये कि कहीं न कहीं बेटी को दान दिया जाता है या फिर कुछ पुरुष भी, कुछ परिवार भी ऐसे हैं जो दहेज माँगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं माँगना चाहिए आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर आपकी चीज़ में है तो आप, अगर आप दहेज नहीं माँग रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में शादी से पहले, शादी से पूर्व एक एग्रीमेंट होना चाहिए। इस एग्रीमेंट में ये साफ लिखा होना चाहिए कि हम ना ही तो किसी प्रकार कोई दान दहेज दे रहे हैं और ना हम किसी प्रकार का कोई दान दहेज ले रहे हैं। हम अपनी स्वेच्छा से शादी कर रहे हैं और बिना किसी दान दहेज कर रहे हैं। इस बात को आपको एक ₹100 के स्टाम्प पर रजिस्टर्ड, एक रजिस्टर्ड स्टाम्प करके, रजिस्ट्री करके उसको रजिस्टर्ड करा के आप उसको अपने पास रखें, जिसमें कि पति पक्ष और पत्नी पक्ष दोनों परिवारों के अच्छे खासे जो उनके परिवार में लोग हैं, माता-पिता, भाई-बहन वगैरह जो भी लोग हैं उनके संबंध में, सभी के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, फ़ोटोग्राफ होने चाहिए और आईडी चाहिए। तब जाकर वो चीज़ें आप उसको रजिस्टर्ड कराएँ और उसके बाद फिर अपने पास रखें एज़ अ एविडेंस। भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा वो। अगला पॉइंट बात करते हैं, अगर ये चीज़ें आपके साथ में होती हैं, उसके बाद जो है आप अपने परिवार को चलाने के लिए सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि मुझे उस परिवार में किस तरीके से अपनी पत्नी को रखना है। क्योंकि अब जो है आपके घर में पत्नी आ गई है, तो पत्नी के साथ-साथ में आपको परिवार भी देखना है। जो माँ-बाप हैं, आपके भाई-बहन हैं, उनको भी मैनेज करना है और पत्नी को भी मैनेज करना है। अगर आपकी पत्नी से लड़ाई-झगड़ा होता है, तो उसको उसी चारदीवारी के अंदर ही ख़त्म कर लें। ये बात पत्नी भी सुने और पति भी सुने, क्योंकि दोनों के लिए ज़रूरी है। चारदीवारी के अंदर आपकी बात, बड़ी से बड़ी बात निपट सकती है, लेकिन अगर थाने कोर्ट कचहरी तक पहुँच गई, तो फिर निपटने में आप बाकी जीवन बिता देंगे, लेकिन निपट नहीं पाएगी, मतलब सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो ये आपको समझना है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, तो ये अगर होता है, मान लीजिए इसके बावजूद भी अगर आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया, आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए, तो मैं कहता हूँ अब आपके पास एक रास्ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि शादी होने के बाद जो है माता-पिता से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। उनके साथ अभद्रता, उनके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ़ किसी वजह से कि आपने मेरी पत्नी को कर दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। अरे नहीं भाई साहब, जो पत्नी को आपको घर पर रहना होगा ना, वो हर हालात में आपके माता-पिता को सहेगी, सुनेगी और वो सोचेगी, क्योंकि उस पत्नी को ये बात मालूम नहीं है कि इस घर में बनाने के लिए, इस घर में जो जो घर आपके माता ने, पिता ने बनाया है, उस घर में को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी है, कितने वर्षों की तपस्या लगी है कि वो इतना सब कुछ इकट्ठा करने के लिए कितना जीवन बीत गया है। आज वो कभी एक जवान थे, आज वो बेचारे बूढ़े हो गए हैं, तो उनको आपकी ज़रूरत है। तो पत्नी के मुँह में आकर अपने माता-पिता के साथ अभद्र व्यवहार करना या उनके साथ गलत तरीके से पेश आना, ये नहीं करना है आपको। आपको अगर पत्नी आपके साथ रह रही है, बहुत अच्छी बात है, नहीं रह रही है और आपके ऊपर उसने झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए, ये आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर झूठे हैं या सच्चे हैं। तो अगर झूठे मुकदमे करा दिए हैं, तो आप अपने माता-पिता की सेवा करें। आप अपने माता-पिता को किसी प्रकार से कोई भी दुःख ना पहुँचाएँ, ना ओरली, वर्बली और ना फिज़िकली, किसी प्रकार से भी। क्योंकि माता-पिता आपके लिए
ईश्वर हैं, अगर आपके भगवान आप मानते हैं, पूजते हैं अपने घर में, तो वही एक जीते जागते भगवान हैं जो आपको अपने आँखों के सामने हर समय रखने चाहिए। जिस महिला ने, जिस पुरुष ने, ने आपके माता-पिता का ध्यान नहीं रखा या उनके ऊपर झूठे मुकदमे करे, मैं कहता हूँ जीते जी वो व्यक्ति नरक भोगेगा। नरक भी छोटी चीज़ है, मैं कहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जिएगा और वो सोचेगा कि मुझे इससे बेहतर तो मर जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन होगा नहीं इसके अलावा, मरने के अलावा, और ऐसे लोगों को मौत भी नहीं आती है। जो लोग झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, उनके ऊपर तो भगवान भी मैं बता नहीं सकता, मैं उन शब्दों को आपको वीडियो में नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आपके लिए कि आप अपने जीवन काल में सिर्फ़ और सिर्फ़ फिर माता-पिता पे ध्यान दें और माता-पिता के द्वारा कही हुई बातों का उनको उनको उनके जो बचा समय है, जीवन है, उनको अच्छे से उनको मतलब जाते-जाते अच्छे से विदा करें, क्योंकि कहीं न कहीं आपको भी उनके जीवन में उसी पड़ाव पर एक न एक समय आना है और आपको भी वो दशा देखनी है जो आज उनके साथ में करोगे, कल को आपके साथ में भी होगा। जिस महिला ने, जिस पत्नी ने आपके साथ किया है या आपके माँ-बाप के साथ में उसने गलत किया है, वो आज ना तो कल वो दिन ज़रूर देखेगी, क्योंकि कर्म की जो साइकिल है ना, वो घूमती है। वो घूम के वापस तुम्हारे पास ज़रूर आएगी, आज ना तो कल आएगी। वो एक मैं आपको एक समय ऐसा था कि योगी जी जो थे वो सांसद में, आपने बहुत ज़्यादा वीडियो देखी होगी कि वो सांसद थे उस समय पर और संसद में वो बेचारे रो रहे थे क्योंकि उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थे। वो अपनी अपील कर रहे थे कि सर मेरे ऊपर जो है वो झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। एक समय ऐसा था योगी जी के पास में। आज वही लोग, जिन लोगों ने मुकदमे झूठे दर्ज कराए थे, आज वही लोग जेल की चक्की पीस रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और समय का चक्र जो है वो घूमता है। आज आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराएँ, आप अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि समय आने पर आप उस अपमान का, उसका बदला ले सकें। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि समय का चक्र घूमता है और चक्र जब घूमेगा ना, तो जिसने आपके ऊपर जितनी पीड़ा दी है, उस पीड़ा को वापस देने का भी आप अधिकार रखते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितना सक्षम बनाना है। तो ये इन सब चीज़ों से आप डरिए मत। झूठ अगर आपके ऊपर मुकदमे दर्ज है, मैं कहता हूँ झूठ आज ना तो कल उसका पर्दाफाश होता ही है। कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं, वो सब कुछ अपना ब्रेन लेके बैठे हुए हैं, विवेक उनके पास है, वो समझ सकते हैं। मुँह से निकली हुई बात, लिखित नहीं, मुँह से निकली हुई बात की बता देते हैं कि वो झूठ है या सत्य है। तो आप उस चीज़ से मत करिए कि सर झूठा है, हमारे ऊपर ये हो जाएगा। झूठ हारेगा ही हारेगा, आज ना तो कल हारेगा। हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बस आप लगे रहिएगा और किसी प्रकार से ईमानदारी के साथ में अपनी बात कहते रहिएगा। आपको कोई दुःख परेशानी नहीं होगी, बस थोड़ा-सा प्रेशर है, टेंशन है, उन सब चीज़ों को झेलते रहिएगा और अपने आप को थोड़ा मोटिवेट और स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन करते रहिएगा। जीवन में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने वाली है। जिस पत्थर में छेनी और हथौड़े की चोट लगती है ना, उसमें आज न तो कल मूरत बनती ही बनती है। इस बात को आप लिख लीजिए और ये बात सत्य है। आपको आने वाले टाइम में आपको खुद स्वयं पता लग जाएगी कि वाक़ई मेरे अंदर आज पत्थर से मैं मूरत बन गया। भगवान श्री राम जिस समय पर श्री राम थे सिर्फ़, लेकिन जब उनको वनवास हुआ, वनवास वापस आए, तो पुरुषोत्तम मर्यादा भर भगवान श्री राम बने वो। तो वो उनकी भी एक मर्यादा थी, भगवान श्री राम तक को अपनी परीक्षा देनी पड़ी है, आप तो कोई चीज़ नहीं है। तो बस इतना कहना चाहूँगा। आज की वीडियो देखने का आपसे बहुत धन्यवाद।